Hello students, I am a lecturer. So in this video we have started the product life cycle, that is a unit number 11 of fundamentals of principles, that is a book of BCom second year. In this video we have studied about the product life cycle, its meaning, stages, factors, advantages and its limitations. So one by one we have studied about it. So let's start. First, meaning of product life cycle. That the product life cycle concept is the explanation of the product from its birth to death, as a product exists in different stages in different competitive environment. कि जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो है वो एक कंसेप्ट है जो एक्सप्लेन करती है हमारे प्रोडक्ट के बर्थ से लेके उस प्रोडक्ट की डेथ तक, कि वो प्रोडक्ट जो है वो कैसे एग्जिस्ट करता है डिफरेंट स्टेजेस में एक डिफरेंट कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट से। वो जो है हमें प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो है वो बताती है कि दैट जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है मेरा मार्केटिंग मैनेजमेंट का, कि ह्यूमन बींग्स की तरह ही प्रोडक्ट की भी जो है उसकी खुद की जो है एक सर्टेन लेंथ होती है लाइफ की, जिसमें जो है वो डिफरेंट आइडेंटिफाइबल स्टेजेस में से जो है वो पास होती है। तो जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो है वो एक कंसेप्चुअल रिप्रेजेंटेशन होती है एक प्रोडक्ट की एजिंग प्रोसेस की। तो एज अ जैसे कि ह्यूमन बींग्स की लाइफ को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दैट इज़ उनकी चाइल्डहुड एज, यूथ, यंग एंड उनकी ओल्ड एज। तो उसी तरह से ही प्रोडक्ट कोई भी जो है वो 4 स्टेजेस होती हैं, इंट्रोडक्टरी स्टेज, ग्रोथ स्टेज, मेच्योरिटी स्टेज एंड द डिक्लाइन स्टेज। तो इसलिए प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को क्या बोला गया है कि ये एक कंसेप्ट होता है जो एक्सप्लेन करता है हमारे प्रोडक्ट के बर्थ से लेके उसकी डेथ तक के प्रोडक्ट को, जो एग्जिस्ट करता है डिफरेंट स्टेजेस में, और वो कैसे एग्जिस्ट कर रहा है डिफरेंट स्टेजेस में होने के बाद भी एक कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में, वो हमें बताता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। तो ये था इसका मीनिंग। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट है कि फीचर्स क्या है मेरे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के। फर्स्ट फीचर जो है वो इसमें क्या आता है कि दैट एवरी प्रोडक्ट हैज़ अ लाइफ साइकिल एज एवरी ह्यूमन बींग हैज़, कि हर एक प्रोडक्ट की जो है उसकी खुद की लाइफ साइकिल होती है जैसे एक ह्यूमन बींग की होती है। सेकेंड आता है इसमें कि जो लाइफ साइकिल है हर प्रोडक्ट की वो स्टार्ट होती है इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट से मार्केट में, और जो वो सीज्ड हो जाती है वो कब सीज्ड होती है, जब मैं पास कर देती हूँ उसको मार्केट ग्रोथ से और मार्केट की मेच्योरिटी स्टेज से। फिर उसमें थर्ड फीचर आता है इसमें कि जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है वो डिनोट करता है मेरे प्रोडक्ट को जो पास होती है मेरे डिफरेंट स्टेजेस से, और वो डिफरेंट ही स्पीड से जो है वो पास होती है और वो कंप्लीट कर देती है एक होल लाइफ साइकिल को। फिर इसमें फोर्थ पॉइंट आता है कि जो प्रॉफिट है बिजनेस फर्म का वो जो है रैपिडली ग्रो होता है स्टेजेस ऑफ ग्रोथ में, और वो स्टार्ट हो जाता है डिक्लाइन करना ड्यू टू कंपटीशन की वजह से, जो उसकी कंडीशंस होती हैं एक मैच्योरिटी स्टेज पर। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो सेल्स ऑफ वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज होना जो है वो स्टार्ट हो जाता है। फिर इसमें फिफ्थ पॉइंट आता है कि नो टू प्रोडक्ट्स हैव आइडेंटिकल लाइफ साइकिल, कि दो प्रोडक्ट्स की जो है वो आइडेंटिकल लाइफ साइकिल नहीं होती। इट मे लास्ट हैव अ फ्यू मिनट्स, उसके जो है कुछ ही फ्यू मिनट्स होते हैं, जैसे कि फैशन गारमेंट्स की, या फिर सेवरल ईयर्स जैसे साइकिल की, ब्रेड की, बिस्किट की, उनकी जो है लाइफ साइकिल जो है वो बहुत ही कम टाइम की होती है। सिक्स इसमें फीचर क्या आता है कि जो ड्यूरेशन है हर एक स्टेज की वो डिफरेंट होती है उस प्रोडक्ट के डिफरेंशिएट के ऊपर, कि प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो प्रोडक्ट जो है वो कैसा है, उसके ऊपर जो है वो हर एक प्रोडक्ट की जो है स्टेज जो है वो डिफरेंट होती है, उनका जो ड्यूरेशन है वो डिफरेंट होता है। तो जो ड्यूरेशन है वो डिपेंड करता है फैक्टर्स पर, जैसे कि उस प्रोडक्ट का क्या नेचर है, क्या रेट ऑफ टेक्नोलॉजी में कितने चेंजेस आ रहे हैं, और कंपटीशन में कितना प्रेशर है, उसके ऊपर जो है वो ड्यूरेशन जो है वो डिपेंड करता है।
इसमें फीचर्स में इसका एक और 2-3 पॉइंट्स और हैं। एक है कि ये नेसेसरी नहीं है कि सारे के सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो सारे स्टेजेस से जाएं। कुछ जो है वो फेल भी हो जाते हैं अपनी एक इनिशियल स्टेज पर आके भी, अपनी इनिशियल स्टेज कौन सी, इंट्रोडक्टरी स्टेज पर आकर भी, और अदर जो है वो मैच्योरिटी स्टेज से भी जो है वो बहुत आगे चले जाते हैं। फिर इसमें एक और पॉइंट आता है इसमें फीचर्स कि एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पर जो है जो प्रोडक्ट जो है वो रीच हो जाता है डिफरेंट स्टेजेस पर और एक डिफरेंट मार्केट सेगमेंट्स में। तो जो सेगमेंट होता है एक, वो जो है टच कर जाता है एक हाइट ऑफ पीक मैच्योरिटी की, एक हाइट तक जो है वो पहुंच जाता है। इन सेगमेंट 2 में अगर सेगमेंट 1 में वो मैच्योरिटी की जो हाइट है वहाँ तक वो टच हो रहा है, तो सेगमेंट 2 में जो उसकी ग्रोथ की स्टेज होती है वो होनी शुरू हो जाती है, और सेगमेंट 3 में जो उसका डेक्लाइन है हेडिंग का, वो टूवर्ड्स जो है वो डेक्लाइन की तरफ जो है वो जाने लग जाता है। मतलब कि अगर एक टाइम पर वो प्रोडक्ट ग्रो होना स्टार्ट हुए तो मैच्योरिटी में उसने टच कर दिया, फिर दूसरे में उसकी ग्रोथ हो तो रही है थोड़ी थोड़ी, फिर वो एक टाइम आएगा उसका कि वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा, उसके प्रॉफिट्स जो है उसकी जो सेल्स हैं वो कम होनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो ये थे इसके फीचर्स। आई होप आपको फीचर्स जो है वो समझ आए होंगे। नेक्स्ट आता है कि इसमें स्टेजेस आती हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की। फर्स्ट स्टेज है इसमें इंट्रोडक्शन स्टेज, जिसको हम इंट्रोडक्टरी स्टेज भी बोलते हैं। फिर है ग्रोथ, फिर है मेच्योरिटी और फिर है डिक्लाइन। कि अभी मैंने कोई प्रोडक्ट बनाया, वो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होना जो है वो शुरू हुआ, वो होता होता ग्रोथ की तरफ मेच्योरिटी के ऊपर टच कर गया, फिर वो धीरे धीरे जो है वो उसकी डिक्लाइन की स्टेज आ जाती है। हर एक प्रोडक्ट की जो है उसकी खुद की लाइफ साइकिल होती है। जैसे इंसान मरते हैं वैसे ही प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो है, प्रोडक्ट की जो लाइफ है वो भी ख़त्म होती है। तो ये उस बेस पर जो है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की जो है एक स्टेजेस दिए हुए हैं। तो इसमें इसका फर्स्ट स्टेज क्या आता है, इंट्रोडक्शन स्टेज। अब मैं 1 बाय 1 इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि जब प्रोडक्ट को लॉन्च किया जाता है मार्केट में, तो जो उसका स्केल होता है प्रोडक्शन का वो बहुत ही हाई होता है, वो फुल होता है। तो जो प्रोडक्ट है वो नया न्यू वन होता है। तो जो नया प्रोडक्ट है उसका मतलब है कि जो प्रोडक्ट है वो ओपन अप हो जाता है न्यू मार्केट में एंटायरली, और वो रिप्लेस कर देता है मेरे पुराने प्रोडक्ट्स को, जिसके वजह से जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है वो मार्केट से जो है वो रिमूव हो जाता है और नया प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च हो जाता है। तो प्रोडक्ट जो है वो क्या प्रूव करता है यहाँ पर कि जो डिमांड को प्रूव करने की कोशिश करता है, और जो उसकी इफ़ेक्टिव डिमांड को नहीं वो यहाँ पर शो करता। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो सेल्स हैं वो ग्रो होती हैं एट लोअर रेट पर भी। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि जो सेल्स हैं वो ग्रो होती हैं एट अ वेरी लो रेट पर। तो जो स्टेज है वो करेक्टराइज करती है एक लो प्रॉफिट के मार्जिन को, और उसमें जो है थोड़ा ही जो है डायरेक्ट कंपटीशन होता है और हाई प्रोडक्शन की जाती है, तो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट भी उसकी हाई आएगी और लिमिटेड ही मार्केट होती है उसमें। तो इसमें जो है सेल्स जो है वो लो और स्लो सेल्स होती हैं इंट्रोडक्टरी स्टेज में, और जो प्रोडक्ट का प्राइस होता है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, जिसकी वजह से जो है हाईएस्ट पॉसिबल जो चार्जेस उसके आते हैं, बिकॉज उसकी लो इनपुट होती है, आउटपुट उसमें लो होती है, जो टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम्स उस प्रोडक्ट में आ सकती हैं, और उसमें नॉलेज की भी जो है बहुत ही लैक होती है, बहुत ही कमी होती है, बिकॉज क्योंकि कंज्यूमर्स के पास जो है सफिशेंट नॉलेज नहीं होती उस प्रोडक्ट को लेकर। इवन इफ़ सम हैव द नॉलेज, अगर किसी के पास उस प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ नॉलेज भी है तो वो बहुत ही हेजिटेट होते हैं उस प्रोडक्ट को बाय करने में। तो ये थी इसकी इंट्रोडक्शन स्टेज कि जब नया प्रोडक्ट मार्केट में हम इंट्रोड्यूस करते हैं तो जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है वो रिप्लेस हो जाता है। फिर है ग्रोथ की स्टेज। इसमें क्या आता है कि वंस जो मार्केट है वो एक्सेप्ट कर लेती है उस प्रोडक्ट को, तो सेल्स जो है वो धीरे धीरे जो है वो बढ़नी शुरू हो जाती है, और प्रोडक्ट जो है वो एंटर कर जाता है मेरी ग्रोथ की स्टेज में। तो इस स्टेज में क्या है, जो प्रोडक्ट है वो अचीव करने लग जाता है कंसीडरेबली, और वो अप्रूवल ले लेता है वाइड स्प्रेड का मार्केट में। तो जो सेल्स और जो प्रॉफिट्स है वो इंक्रीज होती है मेरी एक एक्सेलरेटेड रेट पर। तो इन दिस स्टेज में क्या है, इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन होगी, उस प्रोडक्ट की अच्छे से एडवर्टाइजिंग की जाएगी और सेल्स प्रमोशन को जो है वो कंसीडर किया जाएगा। तो इसमें क्या है कि जो सेल्स होंगी वो मेरी इंक्रीज हो जाएंगी। तो
इसमें क्या है कि जो मेरी मेन फीचर्स जो स्टेज में आते हैं वो है कि इसमें जो मेरी सेल्स हैं वो रैपिडली जो है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती हैं, बिकॉज़ क्योंकि कंज्यूमर्स जो हैं वो उस प्रोडक्ट के थ्रू जो है वो थोड़ा बहुत अवेयर हो जाते हैं, और जो प्रोडक्ट की इम्प्रूवमेंट होना भी शुरू हो जाती है, जो इम्प्रूव करती है प्रोडक्ट की क्वालिटी को, और उसमें जो है कुछ नए फीचर्स जो है वो ऐड करना शुरू कर देती है प्रोडक्ट में। और फिर वो प्रोडक्ट जो है वो ग्रोथ की स्टेज पर आ गया, तो ऑब्वियस है कि उसका कंपटीशन भी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। वो ग्रोथ में आएगा तो उसका कंपटीशन इंक्रीज़ होगा, तो उसकी प्रॉफिट्स भी इंक्रीज़ होंगी, और जो उसका प्राइस है उसमें रिडक्शन होना शुरू हो जाएगा। फिर आता है मैच्योरिटी स्टेज। मैच्योरिटी स्टेज क्या है कि जो मार्केट है वो बिकम जो है वो सेचुरेटेड है, बिकॉज जो हाउस होल्ड की डिमांड्स होती हैं वो सेटिस्फाई करती है, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं वो फुल होते हैं। तो इसीलिए प्रोडक्ट को जो है वो फेस करना पड़ता है कुछ कंपटीशन, जिससे जो है वो प्रेशर आ जाता है उस प्रोडक्ट के प्राइस के ऊपर। तो थॉट जो सेल्स होती हैं प्रोडक्ट की वो राइज होना शुरू हो जाती है, लेकिन वो लोअर रेट पर होती है। तो प्रॉफिट मार्जिन जो है वो हाउएवर जो है वो डिक्लाइन होना थोड़ा शुरू हो जाता है ड्यू टू कीन कंपटीशन के कारण। तो इसके कुछ मेन फीचर्स है मैच्योरिटी के। फर्स्ट आता है इसमें कि सेल्स इंक्रीज तो होती है, लेकिन वो डिक्रीजिंग रेट पर इंक्रीज होती हैं, क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द हाउस होल्ड की डिमांड है उनको सेटिस्फाई किया जाता है, और जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं वो फुल होते हैं, और जो सेल है वो कंटिन्यू रहती है, जो इंक्रीज होती है फॉर एक छोटे से समय के लिए, बट वो डिक्रीजिंग रेट पर जो है वो इंक्रीज होती है। फिर इसमें सेकेंड आता है कि नॉर्मल प्रमोशनल एक्सपेंसेस, कि मेच्योरिटी स्टेज पर जो प्रमोशनल के एक्सपेंसेस हैं वो नॉर्मल रेशो तक जाते हैं टू सेल्स तक। जो तो मेन थीम होती है एडवर्टाइजिंग की इस स्टेज पर वो ज़्यादा तो जो है पॉपुलर हो जाती है, और उसके ब्रांड नेम के प्रोडक्ट के लिए। फिर इसमें थर्ड आता है यूनिफॉर्म एंड लोअर प्राइस। जो प्राइस चार्ज किया जाता है बाय द मैन्युफैक्चरर्स वो बहुत ही लोअर होता है, और जो यूनिफॉर्म है विद द कॉम्पिटिटर्स के साथ। फिर इसमें फोर्थ फीचर आता है प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन, कि जो एफर्ट्स लगाए जाते हैं वो प्रोडक्ट को मॉडिफिकेशन करने के लिए, उससे जो है इम्प्रूवमेंट भी होती है मेरे मार्केटिंग मिक्स में, और जो मेरा प्रोडक्ट मिक्स है वो और ज़्यादा जो है वो अपेरेंट हो जाता है। तो ये था इसका मैच्योरिटी स्टेज कि उस पर क्या होता है। लास्ट आता है इसमें डेक्लाइन, कि डेक्लाइन स्टेज पर क्या होता है। ये जो है फाइनल स्टेज होती है मेरे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की, इसको जो है मार्केट डेक्लाइन स्टेज भी बोला जाता है। ये जो है एक टर्मिनल स्टेज होती है, सोनर से लेके लेटर तक जो एक्चुअल सेल्स मेरी होती हैं वो फॉल हो जाती है। किसके अंडर होती हैं? जो इम्पैक्ट डलता है नए प्रोडक्ट का कंपटीशन पर, उसके चेंजेस की वजह से, और कंज्यूमर के बिहेवियर के चेंजेस की वजह से भी जो मेरा प्रोडक्ट है वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है, कि जो सेल्स और जो प्रॉफिट्स हैं वो मेरी फॉल डाउन होना शुरू हो जाती है शार्पली, और जो प्रमोशनल के एक्सपेंडिचर हैं वो यहाँ से जो है कट डाउन होना शुरू हो जाते हैं। तो इसके कुछ फीचर्स हैं। फर्स्ट है इसमें रैपिड डिक्रीज इन सेल्स, कि जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही ओल्ड हो जाता है और नया वन जो है वो प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में आ जाता है, सो उसमें जो उसका ट्रेंड है वो चेंज हो जाता है। तो पीपल जो है वो इंटरेस्टेड होते हैं कुछ नया बाय करने में, जिससे जो पुराना प्रोडक्ट की जो स्टेज है वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है, पुराना प्रोडक्ट जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जो मेरी सेल्स हैं वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। फिर इसमें सेकेंड फीचर आता है फर्दर डिक्रीज इन प्राइस, कि रैपिड डिक्रीज होने की वजह से सेल्स में वो क्रिएट करती है एक फियर। देयर विल बी जो है एक इंटेंस कंपटीशन आ जाता है एमंग मैन्युफैक्चरर्स के बीच में, और वो सेल करने लग जाते हैं स्टॉक को एक अर्लीस्ट, जो कंपेल करते हैं मैंने मैन्युफैक्चरर्स को, और वो रिड्यूस करते हैं प्रोडक्ट के प्राइस को। तो जो प्राइस है वो बिकम द एक कॉम्पिटिटिव वेपन बन जाता है उस टाइम पर। फिर इसमें लास्ट फीचर आता है नो प्रमोशनल एक्सपेंसेस, कि बिकॉज सेचुरेशन के कारण जो एडवर्टाइजिंग है और जो सेल्स प्रमोशन है उनका एफर्ट जो है वो लूज़ होना शुरू हो जाता है उनकी इफ़ेक्टिवनेस के थ्रू। देयरफॉर जो मैनी कंपनीज हैं वो रिड्यूस करती हैं एडवर्टाइजिंग के बजट को, और जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो जो है
ऑल्सो जो है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाता है, वो मिनिमम तक पहुंच जाता है। तो ओनली सिलेक्टिव प्रमोशनल एक्सपेंसेस को जो है वो इनकर्ड किया जाता है। तो ये थी इसकी स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। आई होप आपको समझ आई होंगी इसकी स्टेजेस। नेक्स्ट आता है कि इसके क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं मेरे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को। इसके 7 है। फर्स्ट आता है इसमें रेट ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंज, की जो लेंथ है मेरे लाइफ साइकिल ऑफ प्रोडक्ट की वो इफ़ेक्ट करती है उसके रेट को, और जो भी टेक्नोलॉजिकल चेंज आ रहे हैं मेरी कंट्री में। तो फास्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ जैसे कि मेरी अमेरिका या फिर इंग्लैंड वगैरह होती हैं, उसमें जो है जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है वो बहुत ही शॉर्टर पाई जाती है, बिकॉज उसमें रैपिड टेक्नोलॉजी का जो इंक्रीज़ है वो रैपिडली होता है, और उसमें साइंटिफिक डेवलपमेंट भी जो है बहुत ही तेज़ी से हो रही होती है, जहाँ पर जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है वो बहुत ही छोटी होती है। तो इससे क्या होगा, ऑन द कंट्री जो लेंथ है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की वो अंडर डेवलप कंट्रीज़ में जो है वो ज़्यादा होती है, बिकॉज वहाँ पर जो रेट ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस है वो जो है इंक्रीज़ होता है, और वो दूसरे कंट्रीज़ के कंपैरिजन में जो है बहुत ही स्लो होता है। इसलिए रेट ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के आने की वजह से भी मेरी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पर जो है वो इफ़ेक्ट डलता है। फिर इसमें सेकंड पॉइंट आता है रेट ऑफ मार्केट एक्सेप्टेंस। इसमें क्या है कि जो मार्केट की एक्सेप्टेंस है, मतलब कि जो टेंडेंसी है मेरे कंज्यूमर्स की एक्सेप्ट करने की न्यू प्रोडक्ट को, उसको बोला गया मार्केट एक्सेप्टेंस। तो इफ़ अगर जो रेट है मेरे मार्केट की एक्सेप्टेंस का वो बहुत ही ज़्यादा है, वो फास्ट है, तो जो प्रोडक्ट लाइफ होगी वो बहुत ही छोटी होगी। सो ऑन द कंट्री इफ़ जो रेट ऑफ मार्केट की एक्सेप्टेंस जो है वो स्लो है, तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो है वो ज़्यादा होगी, और वो इन द सेम रेशो में होगी। तो जो मार्केट का रेट ऑफ मार्केट एक्सेप्टेंस है वो किस पर डिपेंड करती है, इकोनॉमिक की कंडीशंस पर, कंज्यूमर की इकोनॉमिक कंडीशंस पर, और उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पर, और उनका लेवल ऑफ एजुकेशन क्या है उस पर जो है मेरा रेट ऑफ मार्केट एक्सेप्टेंस जो है वो डिपेंड करती है। सो डेवलपिंग कंट्रीज़ में पीपल्स जो हैं वो ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं इनोवेटिव प्रोडक्ट्स की तरफ, बिकॉज उन्हें इनोवेटिव प्रोडक्ट लेना ज़्यादा अच्छा लगता है। इसीलिए बोला गया है कि जो फास्टर रेट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ प्रोडक्ट जो है वो उसमें जो है मेरी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो है वो शॉर्ट हो जाती है। फिर आता है थर्ड पॉइंट इसमें कॉम्पिटिटर्स की एंट्री। सो इन केस जब हम रेट करते कॉम्पिटिटर की एंट्री को मार्केट में, वो फास्ट हो रही होती है, तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो है वो शॉर्ट होती है। अल्टीमेटली जो नया प्रोडक्ट होता है वो मार्केट से जो है हट जाता है। सो ऑन द कंट्री इफ़ जो रेट है एंटर ऑफ कॉम्पिटिटर्स का मार्केट में वो स्लो हो रहा है, तो जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो है वो इंक्रीज़ होना, अकॉर्डिंगली उसकी इंक्रीज़ होना जो है वो शुरू हो जाती है। फिर फोर्थ पॉइंट आता है इसमें इकोनॉमिकल एंड मैनेजरियल फोर्सेस। इसमें क्या है कि जो बिज़नेस एंटरप्राइज है उनमें जो है स्ट्रॉन्ग इकॉनमी होती है, और उसमें स्ट्रॉन्ग ही जो है मैनेजरियल फोर्सेस होते हैं जो प्रोडक्ट को जो है अपने साथ रखती हैं, और वो मार्केट में स्टैंड रहती हैं। तो जो लाइफ साइकिल है उनके प्रोडक्ट की वो ज़्यादा होती है देन डैट ऑफ दोज एंटरप्राइजेज जिनकी जो इकोनॉमिक और जो मैनेजरियल बेस है वो वीक होता है। सो जो परचेजिंग पावर होती है कंज्यूमर्स की, या फिर जो प्राइस लेवल है, या फिर जो सप्लाई ऑफ मनी है, वो इफ़ेक्ट डालती है मेरे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की लेंथ को भी। फिफ्थ फंक्शन आता है इसमें प्रोटेक्शन बाय पेटेंट्स, कि जो पेटेंट्स होते हैं वो ग्रांट होते हैं मोनोपोली राइट के लिए टू मैन्युफैक्चरर्स के लिए और डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए। ये जो है एक नेचुरल है कि दैट जो लाइफ साइकिल ऑफ लाइफ जो है प्रोडक्ट की वो ज़्यादा होती है, विच हैज़ बीन प्रोवाइडेड प्रोटेक्शन बाय पेटेंट्स, और जो प्रोटेक्शन देती है मेरे पेटेंट्स को। इसीलिए बोला जाता है इफ़ प्रोडक्ट जो है वो पेटेंट नहीं है तो उसकी लाइफ जो है वो बहुत ही शॉर्ट होती है। सिक्स पॉइंट आता है इसमें रिस्क बियरिंग कैपेसिटी, कि जो बिजनेस फर्म्स जो हैं वो ज़्यादा ही एक्सेस में जो है वो रिस्क उठा रही हैं, तो उनकी जो प्रोडक्ट जो है उनकी लॉन्गर लाइफ साइकिल होगी, वेयर एज अगर वो शॉर्टर हैं तो वो रिवर्स सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं उनसे।
फिर आता है 7th गवर्नमेंट पॉलिसीज़, कि आजकल जो है जो गवर्नमेंट के डिसीजंस, जो उनके रेगुलेशंस है, वो भी मेरे बिज़नेस के डिसीजंस को जो है वो इफ़ेक्ट डाल रही होती हैं। दैट्स वाई जो प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल है वो इफ़ेक्ट होती है बाय गवर्नमेंट पॉलिसीज़ से, कि जो भी उनकी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ किसके रिगार्डिंग आ रही है, प्रोडक्शन के रिगार्डिंग क्या है, पैकेजिंग के क्या है, तो उससे जो मेरी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है उससे इफ़ेक्ट होता है। तो ये थे मेरे फैक्टर्स जो इफ़ेक्ट डालते हैं मेरे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को। नेक्स्ट आता है कि इम्पॉर्टेंस क्या है मेरे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की। फर्स्ट आता है कि ये हेल्पफुल है हमारे लिए इन सेल्स फॉरकास्टिंग में, कि जब हम स्टडी करते हैं एक प्रोडक्ट के डिफरेंट स्टेजेस को, तो वो हमारी हेल्प करती है कि हम सेल्स की फोरकास्टिंग कर सकते हैं। अ सेल फोरकास्टर जो है वो एक परफेक्ट नॉलेज होती है किसके रिगार्डिंग, उस प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल के रिगार्डिंग जो एबल होती है, उससे हम एस्टैब्लिश कर सकते हैं कॉज और इफ़ेक्ट का रिलेशनशिप, और वो हेल्प होती है कि वो अराइव होगी टू सम कॉन्क्रीट कंक्लूजन। नेक्स्ट आते हैं कि ये हेल्पफुल है एज अ प्रेडिक्टिव टूल, कि जब मैं स्टडी करती हूँ अपने प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को, तो जो मार्केटिंग मैनेजर होता है वो अवेयर होता है कि उस प्रोडक्ट ने क्या प्रॉब्लम्स फेस करी है, किस स्टेज पर करी है, तो उसके थ्रू जो है वो अवेयर होता है। तो मैनेजर मार्केटर जो है वो नेसेसरीली और टाइमली जो है वो स्टेप उठा सकते हैं उस प्रोडक्ट को जो है इम्प्रूव करने के लिए और उसको मॉडिफाई करने के लिए। थर्ड आता है हेल्पफुल एज अ प्लानिंग टूल। फिर वही है कि जब मैं स्टडी करूँगी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को, वो एक इम्पॉर्टेंट टूल बन जाएगा एक प्लानर के लिए। वो अपने प्रोडक्ट में जो है मॉडिफिकेशन करके प्लानिंग की हेल्प से वो अपने प्रोडक्ट को जो है ठीक भी कर सकता है। फोर्थ आता है इसमें हेल्पफुल एज अ कंट्रोल टूल। इसमें क्या है कि जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है वो बहुत ही इफ़ेक्टिव कंट्रोल डालती है टूल इन केस ऑफ मल्टी प्रोडक्ट कंपनीज़ में, जब नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जो हैं वो साइमल्टेनियसली प्रेजेंट किए जाते हैं मार्केट में, तो ये बहुत ही क्वाइट ऑब्वियस है कि सारे के सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो सेम डिग्री पर सक्सेस नहीं करेंगे, बिकॉज वहाँ पर उन सब की प्रोडक्ट की जो है अपनी लाइफ साइकिल होगी, कुछ की कम होगी, कुछ की ज़्यादा होगी। फिर इसमें फिफ्थ पॉइंट आता है हेल्पफुल इन फ्रेमिंग मार्केट प्रोग्राम्स, कि डिफरेंट स्टेजेस में प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के ये रिक्वायर है कि वहाँ पर डिफरेंट मार्केटिंग प्रोग्राम्स भी होते हैं। तो एक इंट्रोडक्शन स्टेज पर मुझे ज़रूरत होती है कि मुझे ज़्यादा एडवर्टाइजिंग करनी है, और जो पर्सनल सेलिंग की एक्टिविटीज़ हैं वहाँ पर वो भी हाई होंगी, जो मेरे मार्केटिंग प्रोग्राम्स को जो है फ्रेम करने में हेल्प करेंगी। सिक्स्थ आता है इसमें हेल्पफुल इन प्राइस डिटर्मिनेशन, कि इंट्रोडक्टरी स्टेज पर जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो फिक्स करते हैं हाई प्राइस को फॉर अपने प्रोडक्ट के लिए। दैट इज़ जैसे कि स्कीमिंग की प्राइस स्ट्रेटेजीज हो गई, जिससे जो है हमें हाई प्रॉफिट्स मिलते हैं, बट कॉम्पिटिटर्स जो है उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इन कॉम्पिटिशन के इंक्रीज़ होने की वजह से जो प्राइस है प्रोडक्ट का वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। सेवेंथ पॉइंट आता है इसमें डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट, कि जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है वो हेल्प करती है मार्केटर की कि वो नेसेसरी प्लान्स करें, किसके रिगार्डिंग इम्प्रूवमेंट करे और मॉडिफिकेशन करे वो अपने प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के वेरियस स्टेजेस में, ताकि उनको आगे जाके जो है कोई भी प्रॉब्लम्स ना आए और जो उनका न्यू प्रोडक्ट है उसमें जो है डेवलपमेंट होती रहे। सो ये थे इसके इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। फिर आते हैं इसके लिमिटेशंस क्या है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के। फर्स्ट आता है इसमें एब्सेंस ऑफ एब्सोल्यूट कन्फर्मिटी, कि जर्नली हम ये बिलीव करते हैं कि हर एक प्रोडक्ट जो है वो पास होता है 4 स्टेजेस से प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की, बट ये ट्रू नहीं है हर केसेस में। इसमें जो है जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है, जैसे कि साइकिल की, सीमेंट की या फिर गोल्ड की, उनकी जो इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन है वो डिपेंड करती है पैटर्न ऑफ फ्लक्चुएशन में। तो उसमें जो है ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक प्रोडक्ट जो है वो चारों स्टेजेस से पास होगा ही होगा। फिर आता है इसमें सेकंड पॉइंट स्टेज स्पैन फ्लक्चुएशन, की जो लेंथ और जो पैटर्न है मेरे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का वो बहुत ही सिग्निफिकेंट है फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट को लेके।
तो देयर इज़ यहाँ पर कोई भी रीज़न नहीं है ये बिलीव करने का कि हर एक प्रोडक्ट जो है वो पास होगा मेरे चारों स्टेजेस से। माइट वो स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है इसको ग्रोथ भी मिल सकती है और वो डेक्लाइन पर भी आ सकता है। तो कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं वो प्रोलॉन्ग इंट्रोडक्शन से ग्रोथ स्टेज तक ही जाते हैं, वो डेक्लाइन तक आते ही नहीं हैं। तो जो भी उनका डिफरेंस होगा स्पैन ऑफ डिफरेंट स्टेजेस में प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के, वो एक प्रॉब्लम होता है हमारे लिए स्टडी करना प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को। थर्ड आता है इसमें डिफ़िकल्टी इन डिटरमाइनिंग द स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, कि ये नहीं कहा जा सकता कि ये कंफर्मेशन नहीं है कि जो प्रोडक्ट है वो एंटर होगा मेरा ग्रोथ की स्टेज में और मेच्योरिटी स्टेज में आफ्टर इंट्रोडक्शन स्टेज के बाद, लेकिन कितना टाइम जो है हमने सस्टेन करके रखा है और क्या हमारा सेल्स का अमाउंट है उसको अचीव करने का, ये भी उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो जो क्वेश्चन है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है आंसर करने के लिए उस कन्फर्मिटी को। फोर्थ पॉइंट आता है इसमें चेंज इन प्रोडक्ट सेल, कि समटाइम्स ये देखा जाता है कि जो प्रोडक्ट की जो सेल्स हैं वो चेंज होती रहती है टाइम टू टाइम ड्यू टू उसमें वेरियस रीजंस आने की वजह से। देयरफॉर ये डिफ़िकल्ट हो जाता है कहने के लिए कि जो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम है वो जो है सेल्स हमारी उसमें क्या होंगी, ये जो है हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसलिए प्रोडक्ट की सेल्स में चेंज आने की वजह से हम जो है वो नहीं बता सकते कि उसमें कितनी सेल्स होंगी या कितनी नहीं होंगी। फिफ्थ पॉइंट और लास्ट पॉइंट आता है इसमें लॉन्ग एंड प्रॉस्पेरियस मेच्योरिटी स्टेज, कि जो मेरी मेच्योरिटी स्टेज है काफ़ी प्रोडक्ट्स की वो क्वाइट लॉन्ग होती है और जो प्रोडक्शन है मार्केट में वो फॉर सेवरल 100 ईयर्स तक जो है वो इफ़ेक्ट नहीं डालती बीन आउटडेट होने के बाद भी। तो कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं वो सेल्डम मीट करते हैं डेक्लाइन को। फॉर एग्जांपल जैसे कि ब्रेड हो गया, साइकिल या परफ्यूम, वो जो है इफ़ेक्ट डालते हैं मेरे डिक्लाइन स्टेज को भी। तो ये थी इसकी लिमिटेशंस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। आई होप आपको समझ आई होंगी। So if you have any doubt, you will comment down. I will explain you in another video or in comment section also. So thank you so much. If you like it, then please subscribe my channel, like, comment and share. Thank you.